साथियों, जैसे ही देश के सामने बजट पेश होता है, एक बड़ा प्रश्न सामने निकल के आता है कि बजट के माध्यम से सरकार ने कर की दरों को, टैक्स रेट्स को बढ़ाया है या कम किया है। देश के मध्यम वर्ग या मिडिल क्लास के लिए बजट के अंदर क्या है? देश के अंदर वस्तुएं सस्ती होने वाली हैं या महंगी होने वाली हैं? यानी बजट का कई सारे लोग केवल एक मतलब समझते हैं कि बजट का सामान्य मतलब है कि कर की दरों में कुछ परिवर्तन होने वाला है। तो चलिए साथियों, बजट को पढ़ने के बाद आज हम सरकार के टैक्सेशन सिस्टम या सरकार की कर प्रणाली के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि देश की सरकार को कर लगाना जरूरी क्यों है? अरे भैया, जैसे आप और मुझे जीवन यापन करने के लिए, पेट भरने के लिए पैसा चाहिए और पैसा कमाने के लिए मुझे काम करना पड़ेगा, उसी प्रकार देश की सरकार को भी काम करना है। इसी कारण से देश की सरकार को भी पैसों की आवश्यकता होती है और पैसों को प्राप्त करने के तरीके के रूप में ही टैक्स का फॉर्मेट या टैक्स का सिस्टम देश में सामने आता है। अब मोदी जी के पास कोई कामधेनु गाय तो है नहीं जो रोज डॉलर या सोना पैदा कर देगी। मोदी सरकार को भी भैया कहीं ना कहीं से तो पैसे की जुगाड़ करनी पड़ेगी, तभी तो हम देश के अंदर लाडली बहना चला पाएंगे, रोड बना पाएंगे। बोर्ड पर देखिए, भारत की सरकार को देश के अंदर अपने दो दायित्व, अपनी दो ड्यूटीज का निर्वहन करना होता है। एक होता है सरकार के प्राथमिक दायित्व या प्राथमिक कर्तव्य, दूसरा होता है द्वितीयक दायित्व या सेकेंडरी ड्यूटीज। वास्तव में साथियों, प्राथमिक और द्वितीयक दायित्व या प्राइमरी सेकेंडरी ड्यूटीज को आप ऐसे समझ सकते हो कि सरकार के पास मान के चलो लिमिटेड पैसा है और सरकार को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है, तो प्राथमिक कर्तव्य या प्राइमरी फंक्शंस वो फंक्शंस होंगे जो हर हाल में सरकार को करने ही पड़ेंगे। सबसे पहले सरकार को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी यहां पर खर्च करने की। जैसे मैं आपको बताऊं, आपके पास में लिमिटेड पैसा है घर को चलाने का। आप या तो शादी ब्याह में जाकर, घूमने जाकर अपना पैसा बर्बाद कर सकते हो, या घर में कोई व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है उसका ट्रीटमेंट करा सकते हो। तो पक्की बात है, आपके लिए प्राथमिक कर्तव्य क्या है? जो बीमार आदमी है उसका ट्रीटमेंट कराना। जब पैसा आएगा भैया घूमने तब चले जाएंगे। उसी प्रकार भारत सरकार का जो प्राथमिक दायित्व है वो है भारत की रक्षा करना, और डिफेंस करने के लिए आपको जो डिफेंस डील करनी पड़ेगी वो बिल्कुल करिए। आप राफेल खरीदने हैं, S-400 खरीदने हैं, जो कर सकते हो करो, क्योंकि सबसे पहला कर्तव्य भारत सरकार का भारत के नागरिकों की रक्षा करना है। तो डिफेंस के लिए सरकार हर साल बहुत पैसा खर्च करती है। पैसा चाहिए तो टैक्स लगाना पड़ेगा। अगला पॉइंट, सरकार को देश के अंदर न्याय व्यवस्था को पुख्ता करना पड़ेगा, इसके लिए भी पैसा चाहिए होगा, तो टैक्स लगाना पड़ेगा। अगली बात, देश के अंदर सरकार के द्वारा कानून व्यवस्था को सुधारना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, उसका प्रबंधन करना, ये तीन प्रमुख दायित्व उनको देखने मिलते हैं। अगर यहां से पैसा बच जाएगा तब सरकार देश के अंदर हेल्थ प्रदान करेगी, तब देश के अंदर सरकार रोड बनाएगी, पुल बनाएगी। अभी तो साउंड वाला भैया रोड बन रहा है, जय हो गाना बजेगा, अगर आपने देखा हो रील्स के अंदर तो बड़ा वायरल हो रहा है। अगर पैसा बचेगा तो देश के अंदर एजुकेशन दी जाएगी, अगर पैसा बचेगा तो लाडली बहना दी जाएगी भैया। मतलब शिक्षा देना, स्वास्थ्य देना, मनोरंजन करना, कुछ भी काम करना, घर बनवाना, सिलेंडर बंटवाना, ये सारी बातें सरकार के द्वितीयक दायित्व में आती हैं, प्राथमिक में नहीं। पहले सरकार पैसा रक्षा में, न्याय में और लॉ एंड ऑर्डर पे खर्च करेगी, यहां से पैसा बचेगा तो यहां लगाएगी। अगर सरकार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सरकार के लिए दोनों काम बहुत जरूरी हैं, क्योंकि भारत की सरकार को सरकार बनाने के लिए जनता से वोट्स की आवश्यकता होती है, और जनता वोट तभी देगी जब सरकार ने जनता के लिए काम किया होगा, किसी पार्टी ने जनता के लिए काम किया होगा। अब जनता देखती है कि भैया हमें कितना हेल्थ दिया, आयुष्मान से इलाज हुआ कि नहीं हुआ, कितनी एजुकेशन दी, लाडली बहना थी कि नहीं थी, हमारे यहाँ पर जो सड़कें हैं गांव की वो पक्की बनी कि, जनता ये देखती है। अब सरकार के दृष्टिकोण से दोनों काम करना बड़े आवश्यक है, और दोनों काम करने के लिए भैया चाहिए रुपया। अब सरकार रुपया कहां से लाएगी? केवल सरकार उधार तो नहीं मांग सकती ना, इसलिए भारत सरकार या देश के अंदर एक सिस्टम डेवलप होता है, उसका नाम है भारत की कर प्रणाली। इसे आप ऐसा कह सकते हो, सरकार जिसके लिए काम कर रही है उसी से एक सहायता राशि प्राप्त कर रही है। आप उसको ऐसा मान सकते हो, गिव एंड टेक का रिलेशन मान सकते हो। भारत सरकार आपसे पैसा लेगी और बदले में आपके लिए कुछ करने की भावना को जागृत करेगी, यानी जिसके लिए आप काम कर रहे हो उसी से भैया आप टैक्स की वसूली करो। खैर, इसके अंदर अभी और भी अपडेशन की आवश्यकता है। भारत के अंदर, भारत के इतिहास में एक शानदार व्यक्तित्व, एक महान व्यक्तित्व पैदा हुए जिनका नाम था आचार्य चाणक्य। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के अंदर इन्होंने इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स का वर्णन किया।
इन्होंने एक शानदार डायलॉग, एक शानदार कोटेशन को यहां पर कोट किया, जिसका नाम है, जिसका पूरा स्टेटमेंट है, कोशो मूलो दंड। ये अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को भी समझा रहे हैं कि हमेशा ध्यान रखो, कोश का मतलब है खजाना, मूल का मतलब है बेस, दंड का मतलब है सेना। यदि आपके सामने दो चॉइस दी जाए, राजा के सामने दो चॉइस दी जाए कि राजा को खजाना चाहिए या सेना, तो हमेशा ध्यान रखो, कौशो मूलो दंड, यानी राजा जी की फौज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है राजा जी का खजाना। अगर आपके पास सेना है तो सेना भी बाद में वेतन मांगेगी, और वेतन नहीं दे पाओगे तो सेना ही आपको निपटा जाएगी, समझ पा रहे हैं, विद्रोह कर देगी, विरोध कर देगी। वास्तव में अगर आपके पास में कोष है तो कोष प्राप्त करके आप अपनी जनता के लिए काम कर सकते हो, जनता को संतुष्ट कर सकते हो, अपनी सेना का वृद्धि विस्तार कर सकते हो, और कई सारे दूसरे साम्राज्य के ऊपर भी विजय हासिल कर सकते हो। तो हमेशा ध्यान रखो, राजा जी के लिए इंपॉर्टेंट होता है कोष। आचार्य चाणक्य की इसी बात को कहीं ना कहीं तोड़ मोड़कर सम्राट अकबर ने भी समझा। अकबर और अकबर के वित्त मंत्री ने कहा कि हम लोग कुछ ऐसे इकोनॉमिकल सिस्टम को जन्म देते हैं जिससे मुगल काल की नींव भारत के अंदर और गहरी हो जाए। इसलिए टोडरमल और अकबर के शासनकाल में एक सिस्टम को डेवलप किया गया, उसका नाम था दहशाला व्यवस्था या दहशाला सिस्टम। दहशाला सिस्टम सेम टू सेम एक प्रकार की कर प्रणाली है, जहां जनता से सम्राट अकबर वास्तव में जब्ती जब्त करता है। जब्ती का मतलब है राजा तुम्हारे लिए कुछ काम करेगा और बदले में राजा को तुम्हें कुछ ना कुछ धन या तुम्हारे उत्पादन का कोई हिस्सा देना होगा। और वहीं से सम्राट अकबर का जो फाइनेंस था, उसका कोष था, बढ़ता चला गया, और उसने भारत के अंदर अलग अलग क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करना स्टार्ट कर दी। यही थॉट को बाद में अंग्रेजों ने अपनाया। अंग्रेजों ने भी भारत के अंदर बंगाल को विजय किया। हर वो क्षेत्र अंग्रेजों ने विजय करना स्टार्ट किए जहां से उनको किसानों से ज्यादा लगान मिल सकता है। उन्होंने, हालांकि अंग्रेज आए दक्षिण भारत में थे, लेकिन उन्होंने अपने शासन का केंद्र, अपना जो पॉलिटिकल सेंटर स्टेब्लिश किया, वो किया बंगाल में, क्योंकि वो फर्टाइल लैंड था, वहां समृद्ध किसान थे, ज्यादा टैक्स देने की क्षमता, कैपेबिलिटी उनके पास थी। तो चाहे अंग्रेज हो, चाहे अकबर हो, चाहे आचार्य चाणक्य, हर एक सफल साम्राज्य के पीछे, किंगडम के पीछे आपको कौशो मूलो दंड का थॉटोलॉजी देखने मिल सकता है। तो अगर भारत को भी हमें इकोनॉमिकली स्टेबल बनाना है, किसी भी प्रकार से स्टेबल बनाना है, हमें किसी भी अन्य देश को कॉम्पीट करना है, चाइना को, अमेरिका को, इत्यादि देशों को, तो हमें इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा। केवल पॉलिटी से काम नहीं चलने वाला, जब तक पैसा जेब में नहीं होगा तब तक कोई भी बत्तीबाजी काम नहीं करने वाली भैया। अब देश की सरकार को इकोनॉमिकल स्ट्रांग बनने के लिए पहले अपने बजट के अंदर पैसा लाना पड़ेगा। और याद करो साथियों, मैंने आपको बताया था, बजट में सरकार की इनकम का सबसे बड़ा सोर्स होता है सरकार का टैक्स रेवेन्यू, सरकार की कर राजस्व आय। वास्तव में साथियों, अब हमारा अगला एक बड़ा प्रश्न ये होना चाहिए कि व्हाट इज टैक्स। टैक्स को कब दिया जाना चाहिए, क्यों की बात हमने कर ली, अब कब दिया जाना चाहिए, और वास्तव में टैक्स कैसे परफॉर्म करता है, टैक्स की मेथोडोलॉजी क्या है, इसका सिस्टम कैसे बनता है। चलिए हर एक बात की चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, कर एक ऐसा पेमेंट भुगतान होता है जिसका भुगतान सरकार को किया जाता है। आप सारे लोग जानते हो, कर का भुगतान हम सरकार को करेंगे। मान के चलो एक राम नामक व्यक्ति है, और राम नामक व्यक्ति को भैया मोदी जी को टैक्स का भुगतान करना होगा। इतनी बेसिक बात सारे लोग जानते हैं कि देश की जनता सरकार को कर का भुगतान करती है। लेकिन यहां पर एक पेच है, यहां पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। वास्तव में सरकार को होने वाला पेमेंट ना केवल लोग बल्कि कानूनी निकायों यानी लीगल बॉडीज के द्वारा किया जाता है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि देश की सरकार को टैक्स केवल जनता देती है, तो ऐसा नहीं है। जनता से बनने वाला ग्रुप, जिसे आप कंपनी कहते हो, देश के अंदर कंपनियां भी टैक्स भरती हैं, और कंपनी कोई व्यक्ति नहीं होती, वो लीगल बॉडी के रूप में जानी जाती हैं। तो कोई प्रश्न पूछता है कि देश के अंदर टैक्स कौन भरता है, तो आंसर शुड बी देश की जनता, और देश के अंदर कुछ लीगल बॉडीज, जिन्हें आप कंपनी, फर्म, उद्योग कह रहे हो, वो भी टैक्स भरते हैं। पहली बात क्लियर हुई। अगली बात कि सर ये देश की जनता या कंपनी रोज सुबह शाम टैक्स भरती है, या टैक्स भरने के लिए कोई समय या कुछ चीज डिसाइडेड होती है। जैसे मान के चलो साथियों, मैं अपने घर में बैठकर हंस रहा हूं, क्या मुझे टैक्स देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा। साथियों, अपने घर में मैं चुपचाप बैठकर कुछ ना कुछ सोच रहा हूं, क्या मुझे टैक्स देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा। साथियों, मैं अपने घर में बैठकर आराम से सो रहा हूं, क्या मुझे टैक्स देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा। मैं अपने घर में नहा रहा हूं, क्या मुझे टैक्स देना पड़ेगा? खाना बना रहा हूं, नहीं भैया।
व्यक्ति को या किसी भी लीगल बॉडी को हर समय टैक्स नहीं देना पड़ता। पूरी डेफिनेशन पढ़ो ताकि आपको मेन जिस समझ में आएगा। पर वह भुगतान है जिसका भुगतान सरकार को किया जाता है लोगों या कानून निकाय के द्वारा जब वे आर्थिक गतिविधियों में शामिल होते हैं। आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू यह है जो हर कोई नहीं जानता। यानी आपको तब टैक्स देना पड़ेगा जब आप इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में शामिल होगे, जब आप आर्थिक गतिविधियों के अंदर खुद को समाहित करोगे। आर्थिक गतिविधियों में समाहित होने के बाद ही आपको टैक्स देना है। इसके अलावा घर में चुपचाप बैठ रहे हो, रो रहे हो, हंस रहे हो, उसके अंदर आपको टैक्स नहीं देना है। अगला प्रश्न यह भी हो सकता है कि सर ये आर्थिक गतिविधियों का मतलब क्या? साथियों, जब भी आप कुछ ऐसा काम करो जिसमें रुपया पैसे के लेन देन की बात हो, उसे हम कहते हैं आर्थिक गतिविधि। जैसे अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आपसे मैं फीस वसूल कर रहा हूं, मतलब ये केवल मनोरंजन की पढ़ाई नहीं है, यहां पर इकोनॉमिकल लेन देन हो रहा है। तो हो सकता है यहां पर सरकार हमारे ऊपर टैक्स लगाए। या आप कहीं पर जाके पढ़ रहे हो और फीस भर रहे हो, तो आप कोई मजे मजे में नहीं पढ़ रहे हो, आप पढ़ने के बदले पैसा दे रहे हो। तो मतलब आप लोग आर्थिक गतिविधि के अंदर शामिल हो। समझना सारे लोग ध्यान से। इकोनॉमिकल एक्टिविटीज का मतलब केवल सब्जी भाजी वस्तु पैदा करना नहीं है। सब्जी भाजी वस्तु पैदा करने के अलावा अगर सब्जी भाजी वस्तु आप खरीद रहे हो, आप मार्केट में जाकर रैपिडो में यात्रा कर रहे हो, उसको पैसा दे रहे हो, मूवी देखने जा रहे हो हंसने के लिए, घर में हंसने पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन हंसने के लिए आप कॉमेडी मूवी देखने जा रहे हो जिसके बदले आपने पैसा दिया है, तो अब सरकार आपके ऊपर टैक्स लगा सकती है। मतलब जब जब भी आप पैसे का लेन देन करने वाले काम करने वाले हो, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज के अंदर आप खुद फॉल होने वाले हो, वहां पर आपको टैक्स देना पड़ सकता है। घर में माताजी भोजन बनाकर अपने बच्चों को खिला रही हैं, तब टैक्स देना नहीं पड़ सकता। लेकिन वही माताजी अगर शानदार रेस्टोरेंट खोले, खुद शेफ बन जाए, अब कई सारे लोग को टिफिन सेंटर के माध्यम से खाना टिफिन कई सारे लोग को टिफिन सेंटर के माध्यम से खाना खिलाए, उनके ऑर्डर्स ले, अब यहां पर इकोनॉमिकल एक्टिविटीज हो रही है, तो यहां पर टैक्स लगाया जा सकता है। मतलब सिंपल सी बात, जब जब भी देश में पैसे के लेन देन की बात होगी, खरीदने बेचने उत्पादन कुछ भी काम करने की, तब सरकार आपके ऊपर टैक्स लगा सकती है। अब यह सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी चाहिए। यहां पर एक और बात ध्यान रखने की आवश्यकता है। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि क्या देश की टैक्सेशन प्रणाली के अंदर, कर प्रणाली के अंदर क्विड प्रो क्यो का सिद्धांत काम करता है? तो आप कहना बिल्कुल नहीं भैया, भारत में क्विड प्रो क्यो मेनली टैक्स के अंदर काम नहीं करता। आप बोलोगे क्विड प्रो क्यो का मतलब क्या होता है? आप इसे ऐसे सोचो, एक हाथ ले दूसरे हाथ दे। जैसे मार्केट में जाकर 20 रुपए का नोट ढीला करूं और बोलूं भैया मुझे अमूल दूध पीता है इंडिया का पैकेट दे दो, तो मैंने पैसा दिया और बदले में हाथों हाथ इंस्टेंटली मैंने दूध का पैकेट ले लिया। आप मार्केट में जाओ, आप 1 लाख रुपए दो और बदले में आईफोन ले लो, तो आप इंस्टेंटली लेन देन कर रहे हो, क्विड प्रो क्यों कर रहे हो। अगला प्रश्न, भारत के अंदर टैक्स को इंपोज करने का पावर किसके पास है? हमारे देश के अंदर कर का आरोपण कौन कर सकता है? क्या आप कर सकते हो? क्या मैं कर सकता हूं? क्या कोई भी संस्थान देश में कर का आरोपण कर सकता है? अंबानी कर सकता है, टाटा कर सकते हैं, कौन कर सकता है भैया? तो सीधी बात है, हमारे देश के लोकतंत्र ने देश के अंदर पावर को डिसेंट्रलाइज किया है। हमने देश के अंदर शक्ति के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को अपनाया है। हमने देश के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट और बाद में हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को फॉर्म किया है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार मतलब मोदी जी, मोहन यादव जी, आपके जो भी स्टेट के रिलेटिव सीएम्स होंगे और आपके क्षेत्र के जो नगर पंचायत अध्यक्ष होंगे, पंचायत का प्रधान होगा या आपके जो नगर पालिका नगर निगम के अध्यक्ष होंगे। वास्तव में जब हमने 3 स्तरों पर 3 अलग अलग सरकारें बनाई, इन तीनों के पास बहुत सारे काम दिए। देश की रक्षा करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, स्टेट के हेल्थ की बात हम कर रहे हैं तो भैया स्टेट गवर्नमेंट के पास, अगर गांव में जाओगे तो सड़कें बनाना, नाली साफ कराना, प्रकाश की जल की व्यवस्था करना, वो लोकल गवर्नमेंट के पास। ये सारे काम करने के लिए पैसे चाहिए होंगे, इसके लिए आपको पैसे चाहिए होंगे और पैसे प्राप्त करने के लिए ही हमने देश के अंदर टैक्स इंपोजिशन का अधिकार इन तीनों सरकारों को दिया, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो। लेकिन मैं पहले ही क्लियर कर दूं, इन तीनों में कर लगाने की सबसे बड़ी शक्ति है
केंद्र सरकार यानी मोदी जी को, बहुत अमीर है वो। दूसरे नंबर पे आपको देखने मिलती है स्टेट गवर्नमेंट, कुछ शक्तियां या बहुत कम शक्तियां आपको देखने मिलती हैं लोकल बॉडी जैसे नगर पालिका, नगर पंचायत, इन सभी चीजों को। तो सर्वाधिक मात्रा में कर का आरोपण कौन करेंगे भैया? मोदी जी। इस बात का ध्यान रखना है। एक और चीज, मोदी जी की अगर हम बात करें या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्पेसिफिकली देश के अंदर कर को कौन आरोपित करता है, आप पर मुझ पर देश के अंदर कौन टैक्स इंपोज कर रहा है और हमसे टैक्स रिकवर करने की जिम्मेदारी किसकी है। चलिए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट है, ध्यान रखना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, देश के लिए जनता के पैसों के रिलेशन को मैनेज करने के लिए एक मंत्रालय देश के अंदर बनाया गया है, उसका नाम है फाइनेंस मिनिस्ट्री या वित्त मंत्रालय। निर्मला सीतारमन जिसकी वित्त मंत्री आपको देखने मिल रही हैं, और यही मंत्रालय बजट तैयार करवाता है। और साथियों, मैंने आपको बताया था वित्त मंत्रालय के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिकल अफेयर्स, जो देश के अंदर बजट बनाता है। तो प्रश्न आता है कि देश के अंदर कर का आरोपण करने के लिए कौन सा विभाग या कौन सा मंत्रालय रिस्पॉन्सिबल है? तो आंसर देना, कर को निर्धारित करने के लिए वित्त मंत्रालय, और वित्त मंत्रालय के अंदर जो डिपार्टमेंट बजट बनाता है, क्योंकि भैया बजट के माध्यम से ही कर का आरोपण होता है, इसलिए टैक्स इंपोजिशन के लिए बजट बनाने वाला डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिकल अफेयर्स या हिंदी में कहा जाएगा आर्थिक मामलों का विभाग जिम्मेदार होगा। मंत्रालय है वित्त मंत्रालय। लेकिन बजट के माध्यम से अगर आप और मुझ पर कर लगा दिया गया, अब हमसे कर वसूल करने के लिए इस मंत्रालय के द्वारा एक और डिपार्टमेंट तैयार किया गया है। यहां पर पेच है भैया, समझना, दो डिपार्टमेंट एक मंत्रालय, एक माता पिता की दो संतानें। अगर कर का आरोपण करना है तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिकल अफेयर्स, लेकिन वसूली भाई बनना है, टैक्स को प्राप्त करना है, रिकवर करना है, उसके डेटा रखना है, तो यहां पर आपको देखने मिलेगा राजस्व विभाग या डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। मतलब देश की जनता से कर की वसूली करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस काम करता है। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। अभी बात समाप्त नहीं हुई। राजस्व विभाग के अंदर दो प्रकार के बोर्ड आते हैं। पहले बोर्ड का नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस या सीबीडीटी। अगर जनता के ऊपर, आपके ऊपर, मेरे ऊपर प्रत्यक्ष कर लगा है, डायरेक्ट टैक्स लगा है, तो भैया हमसे ये डिपार्टमेंट पैसे की वसूली करेगा। लेकिन हमारे ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लगा है, अप्रत्यक्ष कर लगा है, तो सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, ये वाला बोर्ड हमारे पास आएगा। आप कई बार सुनते हो ना न्यूज़पेपर में कि संबंधित व्यक्ति के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा मारा। तो भैया संविधान या कानून के अंदर कोई आईटी डिपार्टमेंट नहीं होता, आयकर विभाग नहीं होता। सामान्यतः हम ये सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स को ही इनकम टैक्स का छापा या इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट कह देते हैं। इस बात को क्लियर रखना पड़ेगा। तो दो बोर्ड हैं एक डिपार्टमेंट के अंदर, दो डिपार्टमेंट एक मंत्रालय के अंदर, वो मंत्रालय है भारत सरकार के अधीन। आपको ऐसे चीजों को समझना होगा। तो मैं आशा करता हूं आपको टैक्स की सामान्य बातें, कौन लगाता है, क्यों लगाता है, कैसे लगाता है और कब लगाता है, ये बातें समझ में आई होंगी। एक प्रश्न यहां पर छूटा हुआ है कि सर ये प्रत्यक्ष कर का मतलब क्या, ये अप्रत्यक्ष कर का मतलब क्या? तो ये बात हम अगले सेशन में बड़े ठीक ढंग से जानने वाले हैं। तो साथियों, आपसे वही निवेदन, आप लगातार इंडियन इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो तो देवाशीष क्लासेस हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म को और शेयर करो ताकि मल्टीपल लोग हमारी वीडियोस देखें, हमें और मोटिवेशन मिले और हम बहुत सारी वीडियोस आपके लिए बनाएं। साथ ही साथ यहाँ पर कूपन कोड दिया गया है। यहाँ पर एक कॉम्बो ऑफर का वर्णन भी है जहां देवाशीष सर पढ़ाएंगे, करंट अफेयर्स के सेशन होंगे, स्टैटिक जीके होगा, कई सारे एमसीक्यूज होंगे और बहुत कम प्राइस पे आपको हमारे एप्लीकेशन पर ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो देर नहीं करना है, जुड़े रहना है हमारे प्लेटफॉर्म से। धन्यवाद।